हेलो बच्चों, तो सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। आज हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इन द प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा था कि किस प्रकार से किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो फोर्स को हमने इस तरीके से डिफाइन किया, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल टू हमने लिखा था इट्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी। कुछ इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आया था कि हमारे पास फोर्स इस तरीके से डिफाइन किया गया और हमने इसको लिखा एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एफ एम क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज v एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ये कहा, हमने राइट हैंड पाम रूल से इसके डायरेक्शंस को पता लगाया और फोर्स हमने कहा कि फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दोनों से परपेंडिकुलर होता है। यहां से ये पता चला कि जो आपका फोर्स है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है किसके, v के भी, और फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है किसके, b के भी। यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर लगता है। अगर इसको किसी प्लेन में बना दिया जाए इस तरीके से, ये मेरे पास एक प्लेन है, यहां पर अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास v है, ये मेरे पास v है और लेट सपोज ये मेरे पास b है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। और स्क्रू रूल से या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या फिर राइट हैंड पाम रूल से आप पता कर सकते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में इसको रोटेट किया जाएगा v क्रॉस बी v टू b की तरफ अगर रोटेट करते जाएंगे तो फोर्स कहां होगा बेटा, बाहर की तरफ। इसका फोर्स जो Fm वो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में Fm, मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड होगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसके ऊपर बातें करी थी कि फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा। आज हम बात करेंगे यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाता है तो इस फोर्स की वजह से उसका पाथ कैसे होगा। आइदर वी कैन से मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और ये है पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ कहें ट्राइजेक्ट्री कहें, दोनों सेम है। आपको इस ट्राइजेक्ट्री का पता लगाना है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसता है तो उसका पाथ कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को क्या करती थी, एक्सेलरेट कर दी थी। याद करो बेटा, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया आपने Q और M मास वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक फोर्स लगाती थी जो कि होता था F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर। और अगर एक्सेलरेशन हमने कहा तो वो क्यू ई अपॉन में M। इस एक्सेलरेशन से ये चार्ज को एक्सेलरेट कर दी थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को एक्सेलरेट कर दी थी। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के साथ क्या होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहला केस तो हम एक एक स्टडी करते हैं। वो फर्स्ट केस ये होता है, कब, केस फर्स्ट की अगर आपका चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, या ये कहो कि चार्ज पार्टिकल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसे समझना है हमें। तो ये हमारी कोई मैग्नेटिक फील्ड B है और ये मेरा कोई चार्ज पार्टिकल Q जिसका मास M है, वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इट मींस V एंड B दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, वो थीटा मेरे पास कितना है, 0। और अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमने कहा ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 0 इक्वल टू 0, तो फोर्स मेरे पास 0, यानी कि यहाँ पर फोर्स 0, यहाँ पर फोर्स 0। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इंटर करता है या फील्ड की डायरेक्शन में इंटर करता है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, कोई फोर्स नहीं होगा। यानी कि उस चार्ज पे कोई भी चेंजेस ना आएगा, ना उसका पाथ चेंज होगा, ना वो एक्सेलरेट होगा, ना उसका पाथ चेंज होगा, ना ही वो एक्सेलरेट होगा। इसका ही सेकंड केस देखो बेटा, अगर V एंटी पैरेलल हो B के, एंटी पैरेलल, या ये कहो कि ये अब चार्ज पार्टिकल आपके पास जो है वो वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और B दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 है। एंटी पैरेलल का मतलब 180। अगर फील्ड इधर एक्ट कर रही है, आपकी फील्ड अगर आपकी इधर एक्ट कर रही है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद वेलोसिटी ऑफ v।
वही इसके ऊपर चार्ज क्यू, मास इसका m, फील्ड इधर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा 180। अगर एंटी पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना 180। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से 4 को कैलकुलेट करने गया क्यू पी बी साइन 180, साइन 180 इक्वल टू 0, क्यू ई बी इंटू 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स 0 है। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं। अगर किसी ने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको वो देखना होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कैसे मैं एफ एम को 0 लिख पा रहा हूँ और यहाँ पर कैसे 0 लिख पा रहा हूँ। 3 केसेस होते हैं बेटा। चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ है तब भी उसके ऊपर फोर्स 0। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चल तो रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, जो पॉजिटिव चार्ज की मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तब भी 0। और दूसरा केस यहाँ पे जो बनता है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मान लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के, तब भी उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा 0। ओके, ये 2 केसेस में 0। जब पैरेलल हो तब भी 0, जब एंटी पैरेलल हो तब भी 0, और अगर वो मोशन ही नहीं कर रहा हो तब भी उस पर लगने वाला फोर्स 0। तो सर ये 0 का क्या मतलब है? क्या कोई और आप मुझे बताएंगे कि उसमें कब चेंजेस आ सकते हैं किसी चार्ज पार्टिकल में? किसी चार्ज पार्टिकल में कब चेंजेस आ सकते हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड में किस एंगल के साथ इंटर करें? तो बेटा इस साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी वो केस हमें लेना है। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? साइन थीटा मैक्सिमम होता कितना है 1। कितना होता है 1। और कब होता है? साइन 90 डिग्री पर। यानी कि मैं वो केस डिस्कस करूं, थर्ड वाला केस जो मेरे पास है, कि आपकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो बी के, वेलोसिटी या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, और वी कैन से कि वी एंड बी इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा वो होना चाहिए 90 डिग्री। तब जाकर आपको मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पता चलेगा, क्योंकि जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो मैं यहां पे फोर्स लिखने जाऊंगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं क्यू वी बी साइन 90 दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। और साइन की आपने मैक्स वैल्यू लिखी है तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी फोर्स की क्यू वी बी। इतना फोर्स लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो। यानी कि चार्ज पार्टिकल जो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के, तभी आपका फोर्स मैक्स लगेगा और वो फोर्स होगा क्यू वी बी के बराबर। वो केसेस थे जिसमें फोर्स 0 लग रहा था, वो जो हमने बाकी के 1 2 3 केसेस डिस्कस करे तब फोर्स 0 था। फोर्स मैक्सिमम कब है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। थीटा 90 का मतलब जब आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसे हो? परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। ये है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये दो परपेंडिकुलर है तो अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है तो वो मैक्सिमम फोर्स फील करेगा क्यूवी बी के बराबर। ओके, इतनी बात समझ में आई क्या? हमें तो मतलब उसका पाथ कैसे होगा, उसकी ट्राइजेक्टरी कैसे होगी, उसका पाथ या उसकी ट्राइजेक्टरी कैसे होगी, तेरा ध्यान दो। ये मेरे पास है कोई मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपको कहां बता रही है? क्रॉस इनवर्ट। मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाई जो इनवर्ट है, इस तरीके से बोर्ड के अंदर है इनवर्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। अब इसमें कोई चार्ज मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहां से ऐसे विद द वेलोसिटी ऑफ v, चार्ज q और मास है जिसका m, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। यहां पे जरा ध्यान से देखें, b कहां है बेटा? इनवर्ट। b कहां है? इनवर्ट। और v कहां पर है आपका? ये रहा b इधर, v इधर। अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखने जाओगे तो एंगल देखो कितना 90, ये एंगल देखना है। ये अगर ये मेरे पास b है इनवर्ट और ये मेरे पास v है और इन दोनों के बीच का एंगल देखने गया तो 90, यानी कि अब इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है कितना? QVB के बराबर। इस फोर्स की डायरेक्शन पहले पता करो, डायरेक्शन क्या होगी? तो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड ले, डायरेक्शन पता करने जा रहे हैं। राइट हैंड लिया और राइट हैंड की जो फिंगर्स है उनको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड है तो इनसाइड, और आपके पास जो थंब है उस थंब को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से ये रहा वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जो पाम रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपकी पाम होती है वो डायरेक्शन होती है किसकी? मैग्नेटिक फोर्स की। वो डायरेक्शन होती है कितनी? किसकी? मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पॉइंट के ऊपर कहां लग रहा है बेटा? ऊपर। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स एफएम कहां लग रहा है? ऊपर। कहां लगेगा? ऊपर। ऊपर लगने की वजह से, फोर्स ऊपर लगने की वजह से ये पार्टिकल तो सीधा जा रहा था, पर फोर्स ऊपर लगने की वजह से इसने अपना थोड़ा सा पाथ चेंज कर लिया, इसने अपना थोड़ा सा पाथ चेंज कर लिया, ऊपर चला गया, ये इस तरीके से ऊपर चला गया, इस पॉइंट के ऊपर आ गए। इस पॉइंट के ऊपर जब वेलोसिटी का कंपोनेंट देखा गया तो वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर, वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कहां है? अंदर। यानी कि फिर से राइट हैंड ले, फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले जाएं और थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अलाइन करें। तो जो डायरेक्शन आपकी पाम रिप्रेजेंट करेगी वो फोर्स, यानी कि अब इसके ऊपर फोर्स कुछ इधर लग रहा होगा, अब यहां पे फोर्स किधर? इधर लग रहा होगा। ओके, अब फोर्स इधर लगने की वजह से अब ये जो वेलोसिटी इधर इस डायरेक्शन में जा रहा था थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर सपोज आ गया ये, या गया इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखी गई तो ये है। अब इसके ऊपर फोर्स देखो बेटा, इसके ऊपर फोर्स, तो वही फोर्स कहां? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर अगर V इधर है तो फोर्स लगने वाला किधर है? इस डायरेक्शन में। फोर्स कहां होगा? इधर। यानी कि ये पार्टिकल जो मोशन करेगा वो मोशन कुछ इस तरीके की मोशन होगी। यहां पर फोर्स निकालने गए, चलो फोर्स निकालो। अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, ये रहा, फोर्स नीचे, यहां पे फोर्स कहां होगा बेटा? नीचे। यहां पे फोर्स निकालने गए, फोर्स के डायरेक्शन निकालने गए तो आपने कहा ये है सर वेलोसिटी की डायरेक्शन V, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कहां पर? यहां पर। यहां पर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इसके ऊपर फोर्स निकालने जाएंगे तो फोर्स एक सेंटर की तरफ लगता रहे, और कितना फोर्स होगा? QVB के बराबर होगा। ये किस तरीके का पाथ दिखाई दे रहा है बेटा? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसका जो पाथ है वो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ। उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ। सर्कल में घूमेगा वो, सर्कल में घूमेगा अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आपकी बनी हुई है, जहां पे हमने इस डायग्राम को बनाया है ऊपर, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनी है और अगर चार्ज पार्टिकल दो डायरेक्शन को छोड़ के, कौन सी? एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड, इनवर्ड जाओगे तो इसका पैरेलल और आउटवर्ड जाओगे तो एंटी पैरेलल, इन दोनों डायरेक्शन को छोड़ के किसी तीसरी डायरेक्शन से इंटर करता है, यानी कि वो इधर से इंटर करता है इसके अंदर, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी है मैग्नेटिक फील्ड, और वो फोर्स क्या करेगा? इस चार्ज को Q को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। तो पहली बात कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ होगा। किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये अगर सर्कुलर पाथ है तो ऑब्वियस है इसको सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स की जरूरत पड़ रही होगी। या फिर ये पूछा गया कि बताओ इसकी रेडियस कितनी होगी? अगर ये सर्कल है तो इसकी रेडियस होगी ना बेटा, इसकी रेडियस कितनी होगी? तो ये देखो कि इसको सर्कुलर पाथ में बना के रख कौन रहा है? इसको सर्कुलर पाथ में बनाने के लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। इसको सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, ये देखो ये फोर्स, ये रहा सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन है? मैग्नेटिक फोर्स ही तो है, और यही मैग्नेटिक फोर्स इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है ताकि ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहे। इट मींस अगर मैं
ये कहूं कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू, तो वो फोर्स आपका कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। वो कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, क्योंकि सेंटर की तरफ वही फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ कितना बेटा, mv²/r। अगर इसके रेडियस मेरे पास r है, तो मैंने मान लिया कि इसके रेडियस r है, तो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल चाहिए mv²/r। तो और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना, qvb। qvb साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, समझ में आ गया ना, अरे हाँ या ना, 90 साइन 90, क्योंकि v और b के बीच का एंगल 90 है। यहां से अगर मैं r की वैल्यू कैलकुलेट करने चाहूं, तो एक v से एक v तो कैंसिल हो जाएगा, v²। r मुझे पता चलेगा, r मेरे पास जो वैल्यू आई है, r इज इक्वल टू दैट विल बी mv/qb। ये लो, ये आ गई आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और जिस सर्कल में घूमेगा उस सर्कल के रेडियस को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, mv/qb, where m is the mass of the charge particle, v is the velocity of charge particle, q चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, और b जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये होगा आपके पास r। तो ट्राइजेक्ट्री हमने कहा कि इसकी ट्राइजेक्ट्री जो है वो होगी सर्कुलर। ट्राइजेक्ट्री जो है वो होगी इसकी सर्कुलर, ट्राइजेक्ट्री जो होगी वो होगी सर्कल। पहली बात तो इसका पाथ पूछेंगे, तो पाथ आपको बताना है सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा। दूसरी बात, उसकी जो रेडियस होगी उस पाथ की, वो होगी mv/qb। mv/qb रेडियस देखो बेटा, mv/qb रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, यानी कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फील्ड में जाएगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फील्ड में जाएगा, उतना बड़ा सर्कल बनाएगा, उतना बड़ा सर्कल बनाएगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उतना बड़ा सर्कल बनाएगा। उसका मास जितना ज्यादा होगा, उसके रेडियस उतनी ज्यादा, उसके ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना कम रेडियस। चार्ज जितना ज्यादा, मान लो 1 कूलम ही चार्ज था, तो उसने इस सर्कल में चक्कर लगाया, इस सर्कल में चक्कर लगाया, जब उसके ऊपर चार्ज कितना था, 1 कूलम। अब मान लीजिए उसके पास 5 कूलम चार्ज हो गया, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो रेडियस और कम हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी। चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी, चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, पहले फील्ड थी 1 टेस्ला, सपोज पहले फील्ड थी 1 टेस्ला, अब फील्ड हो गई 100 टेस्ला। फील्ड क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएगी ऊपर, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाएगी बेटा, फोर्स लगाएगी। और जितना ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लगता जाएगा, उतनी जल्दी वो अपने सर्कल को छोटा कर लेगा, अपने सर्कल को छोटा कर लेगा। जल्दी से मतलब है कि जब फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम हो जाएगी, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम हो जाएगी, उसको जल्दी टर्न कराएगी फील्ड। सर ऐसे जल्दी नहीं करा रही थी, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, फील्ड स्ट्रेंथ पर भी। जितनी ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा डेविएट होगा, उतना ज्यादा डेविएट होने वाला है ये। और जितना ज्यादा डेविएट होगा उतनी जल्दी अपना सर्कल पूरा कर लेगा, उतनी जल्दी अपना सर्कल पूरा कर लेगा। तो हमने कहा कि ये जो रेडियस है वो mv/qb। आई बात समझ में यहां तक, ओके। फिर किसी ने पूछा कि बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम लगाएगा एक सर्कल को कंप्लीट करने में, एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा। तो आपसे पूछा गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना लगाएगा, टाइम पीरियड कितना लगाए। तो टाइम पीरियड एक्चुअल में होता क्या है बेटा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है, अगर ये चार्ज यहां से चलना शुरू किया तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में उसको जितना भी टाइम लगेगा वो कहलाएगा आपका टाइम पीरियड, एक कंप्लीट वाइब्रेशन या कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो मुझे टाइम पीरियड क्या होगा, मेरे पास टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, वी कैन राइट टाइम पीरियड इज इक्वल टू, या कैपिटल T इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इससे मुझे टाइम पीरियड पता चलेगा। अगर किसी सर्कल की रेडियस r है और वो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, तो बताइए वो कितनी डिस्टेंस चल के आएगा, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी। अरे हाँ या ना, इसकी जो डिस्टेंस है वो उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी। यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होने वाली है, डिस्टेंस ट्रेवल होने वाली है वो है 2 पाई r सरकमफेरेंस के बराबर। अरे हाँ, सरकमफेरेंस के बराबर। यहां से गया, ये गया, ये गया, ये गया। अगर पूरा चक्कर लगाया तो 2 पाई r, अगर आधा चक्कर लगाता तो पाई r, अगर 1/4 चक्कर लगाता तो पाई r बाय क्या करते 2 पाई r। और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, वो v वेलोसिटी से चल रहा था, वो v वेलोसिटी से चल रहा था। ओके, चलो इस r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने r रेडियस निकाल के रखी mv अपॉन qv, दैट विल बी 2 पाई mv अपॉन qv लिखना है, साथ में v, mv अपॉन qv। ये है मेरे पास r और ये 2 पाई r अपॉन v। v से v कैंसिल, ये v से v कैंसिल, 2 पाई m अपॉन qv। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qv। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या टाइम पीरियड जो है आपके पास 2 पाई m अपॉन qb, वो m पर, q पर और b पर तो डिपेंड करता है, पर v पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि यहां पे जो एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं कि चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से उसको अंदर गया था। उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, उसको एक चक्कर लगाने में सेम टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। यानी कि वेलोसिटी चाहे वो तेज जाए चाहे वो स्लो जाए, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी वेलोसिटी से एंटर करे, उसको एक कंप्लीट चक्कर लगाने में टाइम सेम लगने वाला है। फिर से समझो, हमने जो कहा है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। जिसकी ज्यादा वेलोसिटी, जो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा वो उतना बड़ा चक्कर लगाएगा, जो जाएगा वो उतना बड़ा चक्कर लगाएगा। जिसकी वेलोसिटी कम, उसका चक्कर छोटा। लेकिन इन दोनों बार जब वेलोसिटी कम थी और उसको कम चक्कर लगाना पड़ रहा था, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा था, तब भी उतना ही टाइम लगा जितना उसको बड़ा सर्कल घूमने में टाइम लगेगा। यानी कि जो टाइम पीरियड वाला फैक्टर है उसमें वेलोसिटी का कोई रोल ही नहीं है। कैसे पता चल रहा है सर? देखो जरा, फील करो इसको। मैंने कहा कि जो टाइम है वो सेम लगने वाला है, वेलोसिटी कुछ भी हो, टाइम है वो सेम लगने वाला है। टाइम पीरियड हुआ 2 पाई m अपॉन क्यूबी, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, ये टाइम है मेरे पास। ओके, ध्यान से समझना। अगर उसकी वेलोसिटी कम थी, अगर उसकी वेलोसिटी कम थी तो उसकी रेडियस भी कम होगी। व्हेन v इज लेस, जब वेलोसिटी कम है तो उसकी रेडियस भी कम है, यानी कि वो एक छोटा सा चक्कर घूमेगा, टाइम लगा t। अब दूसरी बार उसकी वेलोसिटी मैंने बढ़ा दी, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो उसकी रेडियस बढ़ गई। अब मैंने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो रेडियस बढ़ गई, और रेडियस बढ़ने से क्या हुआ कि ये सर्कल बड़ा हो गया। अब यहां पे टाइम कितना लगेगा? तो टाइम यहां पर भी t ही लगेगा। यहां इस छोटे से सर्कल में, इस छोटे से सर्कल में घूमने के लिए वेलोसिटी v सफिशिएंट थी टाइम t लगने। वेलोसिटी v से अगर वो चलता है तो उसको टाइम t लगता था। अब उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली, उसने अपनी वेलोसिटी तो जरूर बढ़ा ली, लेकिन अब देखो उसको कवर करने वाली डिस्टेंस भी तो बढ़ गई। हाँ या ना? अरे सर्कल बड़ा हो गया ना, एक छोटे से ग्राउंड का चक्कर लगाओ, एक बड़े से ग्राउंड का चक्कर लगाओ, तो क्या है, टाइम अगर आपको दोनों बार सेम लग रहा है तो वेलोसिटी को ही तो कम ज्यादा करोगे। यहाँ पर वेलोसिटी कम रही होगी तब इसको टी टाइम लगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हुई होगी तभी तो इसको टी टाइम लगेगा, क्योंकि जब इसको यहाँ से काट के स्ट्रेच कर दिया जाएगा और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने को कहा जाएगा कि टाइम आपके पास t है और आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो आपको वेलोसिटी इंक्रीज करना पड़ेगी। इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, उसको एक कंप्लीट चक्कर लगाने में लगने वाला समय सेम है। लगने वाला समय कितना है? सेम।
अब यहाँ पे एक फैक्टर है बेटा, देखो कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो ये, इसको हटा देते हैं, ये काम हो गया। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कंप्लीट चक्कर लगाने में तो इसको इतना टाइम लगा। तो यहाँ पे कंप्लीट चक्कर लगाने का मतलब क्या होता है बेटा, 2 पाई आर, पूरा घूमना है ना, कितना पूरा घूमना, 2 पाई आर एंगल, 2 पाई। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे हाफ ही घूमना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो हाफ घूमने के लिए एंगल कितना है 360, और 360 अगर इसको हाफ ही घुमाना है आपको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको हाफ ही घुमाना है, सेंटर ओ है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले एंगल था 360, अब एंगल होगा आपके पास कितना 80, नहीं पाई इंटू एम अपॉन क्यूब। प्रूफ करके देख सकते हैं, प्रूफ करके देख सकते हैं कि कैसे सेमी सर्कल के केस में आपके पास टाइम पीरियड पाई इंटू क्यूबी का एक मल्ट इस तरीके से आएगा। तो जरा ध्यान देना, 2 पाई आर, अगर पूरा सर्कल लगाता तो 2 पाई आर, आधा सर्कल लगाया तो कितना पाई आर, पाई आर, तो यहाँ पे पाई आर 2 हट जाएगा, पाई आर की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी इंटू बी, वी से बी गया, ये 2 हट गया, तो पाई एम अपॉन क्यू बी, पाई एम अपॉन क्यू बी। बड़ी मजेदार सी बात है कि जब वो आधा चक्कर लगाएगा तो इतना, जब वो पूरा चक्कर लगाएगा 360 घूमेगा तो इतना। अब इससे हम कोई सा भी, चाहे वो किसी भी थीटा एंगल से घूमता रहे, किसी भी थीटा एंगल से घूमता रहे, एम अपॉन क्यू बी करेंगे और हमें क्या पता चल जाएगा, टाइम पीरियड पता चल जाएगा। किसी थीटा एंगल से अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल तक रहता है तो उसके लगने वाला टाइम एम अपॉन क्यू बी इंटू थीटा। आ रही मेरी बात समझ में? इस तरीके से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो तीसरी बात हमने कही, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दिया जाए, वो है हमारे पास टाइम पीरियड, दैट विल बी t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, t इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, t इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अगर किसी की वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसको बड़े चक्कर लगाना है, और किसी की वेलोसिटी कम है तो उसको छोटा चक्कर लगाना है, लेकिन दोनों बार टाइम उसको कितना लगने वाला है, सेम। दोनों बार टाइम उसको कितना लगने वाला है, सेम। ओके, चलिए अब देखो जरा इस फॉर्मूले को और नए तरीके से भी लिखा जाता है, एम वी अपॉन क्यू बी हो। अगर आपके पास आर दिया है तो आर एम वी अपॉन क्यू बी, तो इसको क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं, पी अपॉन क्यू बी, वेयर पी इज द मोमेंटम। जब हमें मोमेंटम दिया हो तो हम इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू बी। अरे मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी क्या, मोमेंटम, तो पी अपॉन क्यू बी। क्या हम पी को भी कुछ लिख सकते हैं, हाँ 2m/ke, याद है? नहीं याद है तो पी स्क्वायर अपॉन में 2m क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर ये भी नहीं याद है तो ये mv का स्क्वायर कर लेना अपॉन में 2m कर लेना, तो ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। उल्टा चल रहे हैं तो ये होगा m स्क्वायर, ये होगा v स्क्वायर, ये होगा 2, ये m, और ये होगा के ई, यहाँ से m से m स्क्वायर कटेगा, दैट विल बी हाफ ऑफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्लास 11th में आपने सीखा होगा कि p की जगह पर √2m/ke लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं कि आपको मास और वेलोसिटी दे जाए, कभी कभी आपको मोमेंटम दे देगा, और कभी मोमेंटम नहीं देगा तो काइनेटिक एनर्जी देगा। तो काइनेटिक एनर्जी 2m/ke अपॉन क्यू बी। इससे भी आप उसकी रेडियस को पता लगा सकते हैं। ये भी रेडियस पता लगाने के लिए है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। कब? जब मास वेलोसिटी दी हो, कब? जब मोमेंटम दिया हो, कब? जब काइनेटिक एनर्जी दे के रखी हो, तो √2m/ke अपॉन क्यू बी। ओके, ठीक है। और कुछ तरीके से लिखा जा सकता है, तो जरा इधर एक बात ध्यान से देखें। वो कौन सी बात है बेटे? किसी चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज क्यू है, अगर उसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है, v पोटेंशियल से क्या किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है। कोई चार्ज है जिसको हमने v पोटेंशियल के अंदर रखा,
वी पोटेंशियल के अंदर रखा तो एक्सेलरेट होने लगा, तो एक्सेलरेट होने लगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, यानी कि कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। तो वर्क डन कितना हुआ बेटा, क्यू वी। क्यों, अरे v इज इक्वल टू, इस q को इधर ले आओ तो w अपॉन क्यू ही तो होता है आपका v। पोटेंशियल होता है क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो मुझे वर्क निकालना था तो मैंने इस चार्ज को इधर भेज दिया, ये हो गया मेरे पास क्यू वी। जब इस क्यू चार्ज को v पोटेंशियल से, मान लो 1 कूलम्ब चार्ज को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है, 100 वोल्ट में रख दिया जाता है, तो कितना वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन कितना हो, तो वर्क डन हुआ Q इंटू वी। वर्क डन हुआ कितना, Q इंटू वी। अब ये बात जरा याद करो बेटा कि ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, क्या ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, बोलो हाँ या ना। वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, कौन कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि आपकी बॉडी के ऊपर जितने भी सारे वर्क करे हैं किसी फोर्स ने, और सारे वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं। यानी कि मैं W इज इक्वल टू क्यू वी को लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को यहां रख दिया जाए। इनिशियल मान लो कि हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो फाइन, इनिशियल अगर आपने 0 लिया है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या थी आपकी 0, तो फाइनल कितनी, के ई के बराबर। तो क्यू वी रख दिया जाए इसकी जगह, तो ये ऐसे भी बन सकता है 2m क्यू वी, ये है आपका क्यू, ये है आपका वी अपॉन में क्यू वी। भाई ये रूट ऊपर है ना, नीचे नहीं, वरना क्यू से क्यू काट दोगे आप लोग। ये अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर है। तो जब आपके पास पोटेंशियल दिया हो, ये वेलोसिटी नहीं समझना बेटा, इट्स पोटेंशियल। जब आपको पोटेंशियल दिया हो, जब ऐसा कहा गया हो कि 1 कूलम्ब का चार्ज 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी है, चार्ज इतना है, मास इतना है, तो वो कितनी रेडियस में रिवॉल्व होगा। तो उसकी रेडियस पता करने के लिए आप इसे भी यूज कर सकते हैं, इसे भी यूज कर सकते हैं। आगे क्या बात समझ में, अब देखो एक इंपॉर्टेंट सी बात, वो इंपॉर्टेंट सी बात ये कहती है हमें बेटा, ये आपको सारे फॉर्मूले याद रखना है। पहला रेडियस पता करने के लिए, दूसरा टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज करो, टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि रेडियस कम ज्यादा होगी। अगर उसके रेडियस कम है तो उसको स्लो स्पीड में, रेडियस ज्यादा है तो हाई स्पीड में उसको घूमना होगा। एम वी अपॉन क्यू बी, पी अपॉन क्यू बी, 2m के ई अपॉन क्यू बी और √2m क्यू वी अपॉन क्यू बी। ऐसे आप आर को और दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं जब मोमेंटम दिया हो, काइनेटिक एनर्जी दी हो या फिर पोटेंशियल दिया हुआ हो। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो वेलोसिटी है, वो परपेंडिकुलर होती है, या ये कहो कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है v के, और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है b के भी। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका फोर्स होता है। लेट्स सपोज ये आपका v है ना, ये आपका v है, तो फोर्स यहां कहीं होगा Fm। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री होगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा है ना, वेलोसिटी इधर है तो फोर्स यहां लगेगा। एक्चुअल में फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में होगी, आइदर इनवर्ड आइदर आउटवर्ड। अगर फोर्स नीचे लग रहा है तो फील्ड भी देख लो किधर होगा, तो राइट हैंड ले लेना अपना। अगर फोर्स नीचे लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स कहाँ, नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर होगी। हमने ये कहा कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और जिधर वेलोसिटी है उधर ही तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। जिधर आपकी वेलोसिटी उधर आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर अगर ये देखा जाए तो ये मेरे पास जो फोर्स है Fm ये डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। फील करना बेटा, मैंने ये कहा कि मेरा जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है और मुझे वर्क डन निकालने को कहा गया, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे cos थीटा। cos थीटा की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे cos 90। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो वर्क डन क्या 0, वर्क डन क्या 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन 0 होता है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड में जो भी वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन 0 है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अब इस वर्क डन 0 होने से क्या हुआ, हमें यह बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहती है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये बताती है कि अब जो भी वर्क करें, जितने भी फोर्सेस के द्वारा जो वर्क करेंगे, ऑल फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन यहां पे वर्क डन कितना है बेटा 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इस नेगेटिव को इधर ले आओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना इस बात का इंडिकेशन है इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही अब भी है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या बेटा, हाफ mv², हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी चेंज होने के लिए 1/2 को तो चेंज कर ही नहीं सकते, मास चेंज होगा नहीं, चेंज होगी तो कौन होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हुई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी इनिशियल थी उतनी ही क्या होगी, फाइनल। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करती जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड करती। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को धक्का लगाती और ये चार्ज की सिर्फ डायरेक्शन को बदलती है, चार्ज की डायरेक्शन को बदलती है। ये चार्ज को कहती है चलो परपेंडिकुलर आए हो, ठीक है, 90 डिग्री एंगल के साथ आए हो तुम, तो तुम्हें हम गोल घुमा देते हैं। तो ये चार्ज को गोल घुमाएगी। गोल घुमाने के लिए उसकी रेडियस mv/qb, टाइम पीरियड 2πm/qb। रेडियस को और डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है। फिर हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये देखा कि यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर है। और वर्क पावर एंड एनर्जी के चैप्टर में हमने पढ़ा होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वहां पे जो भी वर्क डन होता है वो 0। और वर्क डन 0, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर ऑल दी वर्क डन जो है, ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0। और चेंज 0 का मतलब क्या हुआ, जितनी पहली काइनेटिक एनर्जी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में हुई होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को नहीं बढ़ाती, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती, वो सिर्फ उसके पाथ को चेंज करती है। और अगर परपेंडिकुलर कोई चार्ज जाएगा तो उसको बिल्कुल गोल गोल चक्कर घुमाने लग जाएगी, गोल गोल चक्कर घुमाने लग जाएगी। ठीक है, आ गई बातें समझ में, आई बातें समझ में? तो ये चीजें आप नोट कर लेना और हम इसको हटा देते हैं mv/qb। और ये रहा आपके पास 2mqv वेयर v इज द पोटेंशियल 1qv, क्योंकि पोटेंशियल से ही तो चार्ज को एक्सेलरेट करोगे। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जब ये चार्ज पार्टिकल किसी और एंगल के साथ, किसी आर्बिट्री एंगल के साथ जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने स्टैंडर्ड केस लिए हैं। कौन से केस ले लिए हमने, वो केस ले लिए जब थीटा आइदर 0 हो, आइदर 180 हो या थीटा 90 डिग्री। क्या होगा अगर वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी थीटा एंगल पर हो, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल किसी थीटा एंगल से घुस गया, तब उसका पाथ कैसा होगा और तब वो किस तरीके की मोशन करेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।